ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट हो सकता है नॉर्मल हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, ठीक है। अब एक चीज होती है, अब मुझे नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट बताओ जरा। 10 to 20 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। 10 to 20 पर मिनट ले लेते हैं, एनसीईआरटी में लिख रहा है 12 to 14, ठीक है। वैसे हम प्रैक्टिकली 10 to 20 लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम कब बोलेंगे ब्रेडी एपनिया, कब बोलेंगे टैकी एपनिया। 10 to 20 नहीं है, रुको, ठीक है। अब देखो कब बोलेंगे हम ब्रेडी एपनिया, कब बोलेंगे टैकी एपनिया। ब्रेडी एपनिया क्या होगा, वो जिसमें हार्ट रेट कम होती है, हार्ट रेट में कार्डिया कम होती है। ब्रेडी कार्डिया आएगा तो हार्ट से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे ब्रेडी एपनिया है तो रेस्पिरेटरी रेट से रिलेटेड होगा। तो अब बताओ अब क्या होगा, जिसमें बस रेस्पिरेटरी कम होती है। रेस्पिरेटरी रेट, हाँ रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा। अब कितना कम, तो लेस देन 10 पर मिनट, ठीक है। और ऐसे ही होगा टैकी एपनिया। अब इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बस इंक्रीज हो जाएगा, मोर देन 18 पर मिनट, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं याद रखने हैं, डिस्निया, एपनिया, हाइपर एपनिया और ब्रेडी एपनिया, टैकी एपनिया, ठीक है। चलो हम एस्थमा देख रहे थे, इसमें ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री मैंने बताया था, ट्रैकिया, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, फिर एल्वेलर डक्ट आ जाती है, एल्वेलर सैक आ जाता है, एल्वेलाई आ जाता है, ठीक है। एस्थमा मैंने दो टाइप्स का बताया था, एक्सट्रिंसिक जिसे हम एलर्जिक कह रहे थे, अडल्टहुड कह रहे थे, लेट ऑनसेट एस्थमा भी बोल रहे थे, जैसे जो आगे चलकर हो रहा है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री देता है पेशेंट, एलर्जी की, साइनसाइटिस की दे सकता है, अर्टिकेरिया की दे सकता है, ठीक है। एलर्जिक टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आएगा एक्सट्रिंसिक वाले में, आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़े हुए आते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक वाले में आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन नॉर्मल आएगा, कोई हिस्ट्री नहीं होगी एलर्जी की। और ये क्या होता है, चाइल्डहुड ऑनसेट या अर्ली ऑनसेट एस्थमा भी बोला जाता है। एस्थमा क्या है, अगर हम वन वर्ड पैथोलॉजी की बात करें तो वन वर्ड पैथोलॉजी इसकी आती है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अब एस्थमा के टाइप्स में मैंने नॉक्टर्नल एस्थमा बताया था, ठीक है। नॉक्टर्नल एस्थमा क्यों होता है, तो इसके तीन रीजंस बताए थे। एटमॉस्फेरिक कूलिंग होती है टीबीटी की, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होता है। दूसरा मैंने बताया था ओवर एक्टिविटी ऑफ पीएसएनएस, ठीक है, ये मैंने पूरा समझाया था कैसे होता है, पीएसएनएस की ओवर एक्टिविटी होती है। तीसरा मैंने बताया ड्यूरिंग नाइट देयर इज डिक्रीज रिलीज ऑफ प्लाज्मा कॉर्टिसोल, और ये जो प्लाज्मा कॉर्टिसोल होता है ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। अब ये रात को कम सीक्रेट होता है जिस वजह से एस्थमा प्रेसिपिटेट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद की बात हमने की थी, ये नर्वस सिस्टम के टाइप्स बता दिए थे, ये चीज हमने बात की थी। ये जो हमारा एसएनएस होता है ये ड्यूरिंग स्ट्रेस निकलता है और ये ब्रोंको डायलेशन कराता है, ठीक है। पीएसएनएस जो होता है ये ड्यूरिंग रेस्ट निकलता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराने का काम करता है। एसएनएस के रिसेप्टर्स होते हैं एड्रेनर्जिक, पीएसएनएस के रिसेप्टर्स होते हैं कोलिनर्जिक। एड्रेनर्जिक में दो रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। उसमें भी जो लंग्स में होता है मैंने बताया था बीटा 2 होते हैं, ठीक है, बीटा 1 हार्ट में होते हैं। अब गैस्ट्रिक एस्थमा बताया था, गैस्ट्रिक एस्थमा मेनली होता है जीईआरटी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में, खाने मील टाइम में होता है और या फिर 2 घंटे बाद खाने के, ठीक है। इसमें जो मेनली ट्रीटमेंट चलता है वो चलता है कि एसिड का ट्रीटमेंट कर दो, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसमें कोई हमें ब्रोंकोडायलेटर देने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें क्या देने होते हैं, इसमें हम H2 ब्लॉकर दे सकते हैं, पढ़ोगे आगे चल के क्या होते हैं। H2 ब्लॉकर दे दो, पीपीआई दे दो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दो, ठीक है, एंटासिड दे दो, ठीक है। तो H2 ब्लॉकर्स में आते हैं रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, आपने सुना होगा नाम, एसिलॉक का नाम सुना होगा, तो रेनिटिडीन होती है उसमें, ठीक है। रेंटैक नाम से भी आती है, पीपीआई में पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, ये चीजें आती हैं। तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। और एंटासिड तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक एस्थमा में दिया जाता है। कार्डियक एस्थमा मैंने बताया था,
जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल में दिक्कत होगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, तो लेफ्ट वेंट्रिकल अपना काम सही से नहीं करेगा, जिस वजह से जो लोड होगा वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में लोड बढ़ेगा, फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन में लोड बढ़ता जाएगा, और ऐसे करके लंग्स में एडिमा डेवलप हो जाएगा, जिस वजह से पल्मोनरी एडिमा जैसे हम बोलते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से अस्थमा प्रेसिपिटेट करता है। ठीक है, यही चीज मैंने दोबारा बताई थी। पैथोजेनेसिस हम देख चुके थे इसकी, और मैंने बताया था वन वर्ड पैथोलॉजी थी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी थी। अब देखो ड्रग्स विच कॉजेज एस्थमा, इसमें मैंने एक बताया था बीटा ब्लॉकर, जिसमें आ रहे थे एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, लेबोटोलॉल। ठीक है, ये मैंने बताया था कि कैसे इनका एक्शन ब्लॉक होता है। ठीक है, बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, और ये ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। अगर हम इनको ब्लॉक कर देंगे तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिस वजह से अस्थमा प्रेसिपिटेट करेगा। अब इसमें ही एक चीज नोट करनी है, एक तो बीटा ब्लॉकर थे, दूसरा होता है एनसेड्स। क्या होती है एनसेड्स की फुल फॉर्म? बोलो, ये तो आती होगी भाई। एनसेड्स की फुल फॉर्म नहीं आती? इंशा बताओ। आवाज आ नहीं रही है क्या मेरी? Most non-steroidal anti-inflammatory drugs. वेरी गुड। किसने बताया? ठीक है, तो देखो एनसेड्स, और इनको क्या कहते हैं? इनको पेन किलर्स बोला जाता है। ठीक है, पेन किलर्स, या फिर इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पीजीआई, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स। अब इनकी वजह से अस्थमा कैसे प्रेसिपिटेट करता है, ये चीज हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, पेज लगा लेते हैं, वहां पे बात करते हैं। देखो, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज की बनी होती है, बताओ। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड की बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। अब ये समझते जाना धीरे धीरे। अब इसमें कोई भी इंजरी होती है, कहीं से भी अगर सेल टूटती है, तो रिलीज होता है आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड टूटी, ये बनाएगी आर्किडोनिक एसिड। अब यहाँ से दो पाथवे चलते हैं। ठीक है, बकवास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी काम आएगा, जब एनसेड्स पढ़ाऊंगी तब भी काम आएगा, यहाँ तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, आर्किडोनिक एसिड के लिए दो पाथवे होते हैं, एक होता है कॉक्स, एक होता है लॉक्स। जो कॉक्स होता है इसे बोला जाता है साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम है। ठीक है, अब ये आर्किडोनिक एसिड को किसी चीज में कन्वर्ट करता होगा। अब ये लॉक्स क्या होता है? लिपो ऑक्सीजनेज। ठीक है, अब जो आर्किडोनिक एसिड कॉक्स पाथवे के थ्रू जाता है, यानी साइक्लो ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में, ये बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या कराते हैं बॉडी में? पेन, इन्फ्लेमेशन और पायरेक्सिया। ठीक है, अब लॉक्स यानी लिपो ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में या आर्किडोनिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ल्यूकोट्राइन्स में। ल्यूकोट्राइन्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। ठीक है, दोबारा से समझेंगे। देखो मैंने क्या बोला, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड टूटी तो क्या बनेगा? आर्किडोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, आर्किडोनिक एसिड दो पाथवे में चला जाता है। एक तो होता है साइक्लोऑक्सीजनेज, जिसे हम कॉक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉक्स की प्रेजेंस में ये बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन के लिए, पायरेक्सिया के लिए यानी फीवर के लिए, और इन्फ्लेमेशन के लिए।
ठीक है। ऐसे ही आर्किडोनिक एसिड अगर लॉक्स में जाता है यानी लिपोऑक्सीजनेज में जाता है या ल्यूकोट्राइन्स, ये ल्यूकोट्राइन्स बनाता है, ठीक है। और ल्यूकोट्राइन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करने के लिए। इतनी बात क्लियर है सभी को? यस बॉस। इतनी बात Yes, समझ आ गई ना? ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होता है, जो हमारे एनसेड्स होते हैं, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, एनसेड्स जो होते हैं हमारे, ये करते हैं इस प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट, ठीक है। या फिर एनसेड्स में ही एक कैटेगरी आती है कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है। अगर हम एनसेड्स देते हैं, एनसेड्स में जितने भी पेन किलर्स आ जाते हैं, तो ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देंगे तो क्या पेन होगा? बोलो। नो बॉस, नहीं होगा। नहीं होगा। क्या इन्फ्लेमेशन होगा? नो बॉस। क्या पायरेक्सिया होगा, फीवर आएगा? नहीं नो आएगा। बॉस। ठीक है। तो या तो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दो या तो साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर दो, तो दोनों काम एनसेड्स करते हैं, ठीक है। अब एनसेड्स ने अगर कॉक्स को इनहिबिट कर दिया तो सारा का सारा क्या होता है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड या आर्किडोनिक एसिड, ये कहाँ चला जाएगा, ये लॉक्स पाथवे में चला जाएगा। जैसे हम देखते हैं जो खेतों में नाली बनाते हैं ना पानी देने के लिए, अब देखो दो खेत हैं, एक खेत में पानी पूरा भर जाता है, नाली बंद कर दी जाती है, तो सारा का सारा पानी इधर चला जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है कि अगर हम कॉक्स इनहिबिटर दे रहे हैं यानी एनसेड्स देते हैं, कॉक्स इनहिबिट कर दो, पीजीआई दे दें, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर दे दें, तो सारा का सारा आर्किडोनिक एसिड लिपोऑक्सीजनेज के पाथवे में चला जाएगा, लॉक्स पाथवे में चला जाएगा, और क्या बनाएगा, ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा। और ल्यूकोट्राइन्स क्या करा रहे थे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे थे। तो क्या एनसेड्स लेने की वजह से अस्थमा हो सकता है? बोलो। यस बॉस। सकता है। ठीक है। यस बॉस। ये बात सभी को समझ आ गई या नहीं आई, या दोबारा बतानी है, बताओ। बॉस एक बार रिपीट कर दो। देखो मैंने क्या बोला, जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है, ये हमारी पूरी बॉडी में सेल्स हैं, ठीक है। जब भी ये टूटती हैं ये बनाती है आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड के दो पाथवे होते हैं, एक होता है कॉक्स पाथवे जिसे हम साइक्लोऑक्सीजनेज कहते हैं, एक होता है लॉक्स पाथवे जिसे हम लिपोऑक्सीजनेज कहते हैं, ठीक है। कॉक्स की प्रेजेंस में जो ये आर्किडोनिक एसिड है ये बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और लॉक्स की प्रेजेंस में ये बनाता है ल्यूकोट्राइन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हमारे होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए और पायरेक्सिया, पीआईपी से याद कर लो, ठीक है। पेन, इन्फ्लेमेशन, पायरेक्सिया, फीवर के लिए। और जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, ठीक है। अब जो हमारे एनसेड्स हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, इसमें जितनी भी पेन किलर हैं सब आ जाती हैं, ठीक है। पैरासीटामोल भी इसी के अंदर आती है। तो ये क्या होती हैं, ये मेडिसिन होती है कॉक्स इनहिबिटर्स, ठीक है, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, दोनों ही एनसेड्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अब अगर हमने कॉक्स को इनहिबिट कर दिया और प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दिया तो ना पेन होगा, ना इन्फ्लेमेशन होगा, ना पायरेक्सिया होगा। बट क्या हो सकता है, अभी जो आर्किडोनिक एसिड दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, कॉक्स में, लॉक्स में, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ चला जाएगा, ये लॉक्स पाथवे में चला जाएगा। और लॉक्स पाथवे में जाके क्या बनाएगा, ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा, और ल्यूकोट्राइन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ठीक है। तो इसे ही बोला जाता है एनसेड इंड्यूस्ड एस्थमा। अब आया समझ? यस बॉस। सभी को आ गया ना? यस यस तो मैं बॉस। ठीक है, चलो। तो वहां पे लिख लेना जहां पे ड्रग्स लिखवाई थी उसके साथ में कि जो ये एनसेड्स हैं ये भी क्या करते हैं, एस्थमा को कॉज करते हैं। अब देखो इसी को मैं पीपीटी में भी दिखा देती हूँ, जो कल मैंने स्लाइड स्किप करी थी। ये देखो, यही चीज अभी मैं बता के आई। क्या बोला मैंने,
सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, ये टूटी आर्किडोनिक एसिड बना, ये गई कॉक्स पाथवे में और दूसरा लॉक्स पाथवे में, ठीक है, ये लॉक्स है, LOX, लिपो ऑक्सीजनेज। कॉक्स पाथवे में जाके ये क्या बनाएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगी, PG बनाती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, और लॉक्स पाथवे में जाके ये ल्यूकोट्राइन्स बनाती है। अब इनका भी सीक्वेंस होता है, ये आप लोग उसमें पढ़ोगे जब मैं एनसेच पढ़ाऊंगी प्रॉपर, कि पहले PGG2 बनता है, फिर H2 बनता है, फिर D2E2 F2 अल्फा, PGI2 और TXA2 बनता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा प्रॉपर नहीं दिखा रखा है, यहाँ पे मेन ल्यूकोट्राइन्स दिखा रखे हैं, LTA4, LTC4, LTD4, ये सब बताऊंगी वहां पे भी, ठीक है। तो मेनली आप लोगों को ये याद रखना है कि एनसेड्स में क्या होता है, कॉक्स इनहिबिट कर देते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिट कर देते हैं, जिससे सारा का सारा आर्किडोनिक एसिड ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा। ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो यहाँ पर भी वही चीज बता रखी है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलाइपेज की प्रेजेंस में आर्किडोनिक एसिड बना, आर्किडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजनेज, लिपोऑक्सीजनेज, ल्यूकोट्राइन्स बना, इधर प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना, ठीक है। और ल्यूकोट्राइन्स क्या करेंगे, अब देखो ल्यूकोट्राइन्स भी कई तरह के होते हैं, A4, C4, B4, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि ल्यूकोट्राइन्स बन रहे हैं, ठीक है। अब हम ये बात कर रहे थे तो मैंने ब्रोंकोडायलेटर्स बताया था, ये चीजें बताई थी। अब इसके आगे की जो चीज है, अब देखो ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, ठीक है, आगे अब ये चीज समझ आई कि ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि ल्यूकोट्राइन्स ही ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस वजह से क्या दे दो, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे दो। तो इसमें क्या आता है, मोंटेल्यूकास्ट आता है और जाफिल्यूकास्ट आता है, ठीक है, ये नेम याद रखना है। तो ये वाली चीज समझ आ गई, हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्यों दे रहे हैं। Yes, boss. Yes, तो boss. boss ये फिर जब हम पेनकिलर खाएंगे उसके बाद ही देंगे। नहीं, देखो ल्यूकोट्राइन्स, अब देखो जब आर्किडोनिक एसिड वाली चीज आ रही है तो ल्यूकोट्राइन्स तो बन ही रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बन रहे हैं, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपको मतलब खांसी वगैरह ऐसी कोई चीज होती है तो साथ में बुखार भी आता है, होता है नहीं होता है, पेन होता है बॉडी में कई बार जब कफ कोल्ड वाली चीज होती है, देखा है हम। यस बॉस। हाँ, तो ये प्रोसेस साथ में चलती है ना। तो क्या दिया जाता है, इसलिए जो PCM है, PCM क्या होती है, COX-3 इनहिबिटर होती है, कॉक्स भी कई तरह का होता है। तो सेफेस्ट एनसेड इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि COX-3 को इनहिबिट करती है, COX-1 जो होता है वो नेचुरली निकलता है बॉडी में, अगर हम पूरा पाथवे ब्लॉक कर देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, है ना, ल्यूकोट्राइन्स वाली, क्योंकि सारा का सारा आर्किडोनिक एसिड इधर चला जाएगा। इसलिए COX-3 इनहिबिटर दिए जाते हैं ताकि जो खाली इंड्यूसेबल कॉक्स है, यानी जो एक्स्ट्रा बन रहा है किसी एंटीजन के आने की वजह से या फिर किसी भी टूट फूट की वजह से, वो ही इनहिबिट हो पाए, ठीक है। और हो गया ये डिटेल में। अब देखो ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्यों दिए जाते हैं, तो इसके लिए एक और चीज बनेगी। तो यहाँ पे देखो, एक तो हमने पैथोजेनेसिस पढ़ी थी, ठीक है, पैथोजेनेसिस में मैंने बताया था कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे हो रहा है। अभी दूसरी चीज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि जो एलर्जिक रिएक्शन आती है, जो एस्थमेटिक एपिसोड्स आते हैं, तो वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये लिखोगे तुम पैथो वाली कॉपी में, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये है सेंसिटाइजेशन ऑफ एस्थमेटिक पेशेंट। कि कैसे सेंसिटाइज हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है एस्थमेटिक एपिसोड का। तो देखो, एंट्री ऑफ एंटीजन, एंटीजन एंटर किया। अब ये जो एंटीजन है इसे ले जाती है हमारी डेंड्रिटिक सेल्स। दिस एंटीजन is carried by dendritic cells। जो हमारी मोनोसाइट्स होती हैं ये ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक बनाती है डेंड्रिटिक सेल्स, एक बनाती है मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये तो पढ़ के आए होंगे। तो डेंड्रिटिक सेल्स जो होती हैं, अब ये डेंड्रिटिक सेल्स ने क्या करा, इस एंटीजन को पकड़ लिया। अब ये डेंड्रिटिक सेल्स
carries this antigen to paratracheal lymph nodes. पैराट्रैकियल यानी ट्रैकिया के आसपास जो है पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स में लेके जाती हैं। अब यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं तो ये क्या यहाँ पे किसका एक्टिवेशन होगा? लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो गई। अब लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगी तो ये क्या बनाएंगी? आईजीई एंटीबॉडी बनाएंगी। फॉर्मेशन ऑफ आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी हुई बनी। अब ये आईजीई एंटीबॉडी जो होती है, ठीक है, ये जाके अटैच होती है मास्ट सेल की सरफेस पे। ठीक है, मास्ट सेल से जुड़ जाएगी, मैक्रोफेजेस से जुड़ जाएगी। दिस आईजीई एंटीबॉडी attaches to the surface of mast cell and macrophage. अब ये क्या हुआ? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जैसा बन गया। ये मास्ट सेल थी, इस पे आके एंटीबॉडी अटैच हो गई। ठीक है, ऐसे वाई से दिखाते हैं ना एंटीबॉडी, तो ऐसे आके अटैच हो गई। अब ये सेल्स क्या करेंगी? These cells now reaches to the mucosa of TBT, tracheobronchial tree, with the circulation. अब इससे क्या होगा? सर्कुलेशन से टीबीटी में पहुंच गई। अब जब भी पैथोजन दोबारा से एंट्री लेगा, ठीक है, ये हमारी वो बन रही है, एक मेमोरी बोला जाता है जिसे। ठीक है, अब जब भी सेकेंड टाइम जो पैथोजन है या फिर जो एंटीजन है वो क्या होगा? एंटर करेगा। तो क्या होता है देखो, ऑन सेकेंड टाइम एंट्री ऑफ pathogen, antigen antibody reaction occurs and lysis of, या फिर बोल सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ mast cells and other inflammatory cells occur. ठीक है, जब भी कोई एंटीजन एंटर करेगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, जिस वजह से ये जो मास्ट सेल हमारी बनी थी जिसमें एंटीबॉडीज अटैच थी, उसमें क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी से वो टूटेगी। ठीक है, लाइसिस होगा मास्ट सेल का, और क्या होगा? इससे इन्फ्लेमेटरी सेल्स निकलेंगी। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलेंगे, जैसे कि हिस्टामिन निकलता है, मोस्ट कॉमन मीडिएटर। ठीक है, वो क्या कराता है? इसकी वजह से क्या होगा? एस्थमेटिक एपिसोड्स अकर। तो अगर हमें इस एपिसोड को रोकना है तो क्या दे दो? मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे दो। क्यों? क्योंकि दिक्कत कब आ रही है? जब मास्ट सेल टूट रही है। ठीक है, लाइसिस ऑफ मास्ट सेल्स एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो क्या दे दो? मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे दो। मास्ट सेल टूटेगी नहीं तो क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी नहीं टूटेंगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, जब मास्ट सेल टूट रही थी, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे थे, इन्फ्लेमेशन हो रहा था,
ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था। अब जब मास्ट सेल टूटेगी नहीं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज ही नहीं होंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, एस्थमेटिक एपिसोड्स नहीं आएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली हमें ये देखना था कि मास्ट सेल जो है वो टूट रही है आके। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। क्या क्या सेंसिटाइजेशन देखा हमने, जब एंटीजन एंटर किया तो इसको कौन लेके गया, डेंड्रेटिक सेल्स लेके गई। डेंड्रेटिक सेल्स ने इसको कहाँ पहुंचाया, पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स में पहुंचाया। पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स में जाके इसने लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन कराया। उससे क्या हुआ, आईजीई एंटीबॉडी बनी। अब आईजीई एंटीबॉडी जाके कहाँ अटैच हो गई, मास्ट सेल में और मैक्रोफेजेस के चारों तरफ अटैच हो गई। ठीक है, अब ये सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ गई, ये गई ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में। ठीक है, अब टीबीटी में जाके ये वहां पे सेटल हो गई। ठीक है, अब वहां पे जब भी किसी पैथोजन ने दोबारा एंट्री ली तो उस वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और क्या होगा, मास्ट सेल टूटेंगी, अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी टूटेंगी। ठीक है, जैसे हमने और भी सारी सेल्स देखी थी, इस्नोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स, तो ये सब टूटेंगी। और क्या होगा, केमिकल्स रिलीज होंगे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे और क्या कराएंगे, इन्फ्लेमेशन कराएंगे, जिस वजह से क्या होता है, एस्थमा के एपिसोड्स आते हैं। ठीक है, बार बार एस्थमेटिक अटैक आते हैं। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में क्या कर दो, मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे दो, मास्ट सेल टूटेगी नहीं तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, एस्थमेटिक एपिसोड्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक तरह की ड्रग्स हमने देखी थी, मास्ट सेल्स स्टेबलाइजर्स। तो इसमें क्या आता है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है और कीटोटिफेन आता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी थी। अच्छा, साल्ब्यूटामॉल मार्केट में किस नेम से आता है, मैंने बताया था, एस्थिलिन नाम से आता है। ऐसे ही मैंने एक चीज बताई थी, डुओलिन। डुओलिन में क्या क्या होता है, साल्ब्यूटामॉल प्लस इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। डुओलिन में होता है साल्ब्यूटामॉल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। और मैंने एक चीज और बताई थी, अगर बहुत ज्यादा हालत बुरी है तो उसमें और क्या ऐड कर देते हैं, ब्यूटिकॉट ऐड कर देते हैं। ब्यूटिकॉट क्या होता है, ब्यूटेसोनाइड होता है हमारा। ठीक है, ये ब्यूटिकॉट नाम से आता है, फ्लूटिकासोन फ्लूटिकॉट नाम से आता है। ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन हाइड्रोकॉट नाम से आता है। ठीक है, तो ये स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड्स बेसिकली क्या काम करते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका मेन फंक्शन है, यहाँ पर जो देखा जाएगा। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने से इन्फ्लेमेशन को रोक देंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो एस्थमा में आराम मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही एंटी आईजीई एंटीबॉडी बताया था मैंने, ओमेलिजुमैब, तो देखा था किसी ने जाके कितने की होती है, एक इंजेक्शन कितने का आता है, 9,500। एक इंजेक्शन और जाने कितने दे देते हैं, है ना। तो ऐसे बिल बनाना होता है तो बढ़ा देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है बहुत कॉमनली। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फार्मा का मेन पोर्शन। सबसे पहले हमें पढ़ना है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करते हैं, तो इसके लिए भी कितना लिखना है भाई, चलो कोई नहीं। देखो, सिम्पैथोमाइमेटिक्स, इसमें मैंने बताया था मेनली जो ड्रग आती है वो आती है बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स। इसमें भी मैंने दो बताए थे, लाबा और साबा। ठीक है, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स में ये देखो, ये दो क्या होते हैं बताओ, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं वो क्रॉनिक एस्थमा में देते हैं, जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं वो जल्दी क्विकली काम करते हैं, इसको जल्दी देने लगता है। मैंने पूछा ये दो कौन से हैं, ये लॉन्ग एक्टिंग है शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, साबा है ये। और बस आपके पास क्या हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बॉस एक सेकंड रुको। अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? यस बॉस, अब ठीक आ रही है।
ठीक है, तो देखो मैं बता रही थी साल्ब्यूटामॉल टर्ब्यूटालीन जो होते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट होते हैं, और ये जो तीन है बाम्बिटेरॉल, साल्मेटेरॉल, फोमेटेरॉल, ये होते हैं लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। ठीक है, जब हमें लंबा ट्रीटमेंट चलाना होता है, ठीक है, तो हम क्या देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट देते हैं। ठीक है, ताकि अटैक दोबारा ना आए, प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे, बचाव के तौर पे दिया जाता है। और अगर सडन एक्ट वाली कंडीशन है, सडन अटैक आ रहा है, तो उसमें हम क्या देंगे, साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालीन देंगे। ठीक है, तो अभी हमें बात करनी है सिम्पैथोमाइमेटिक्स की, तो ये देखते हैं सबसे पहले ये कैसे काम करते हैं। इस पे बताने से पहले यहाँ पर देखो कि ये कैसे काम करते हैं। जो हमारा एटीपी होता है ये कन्वर्ट होता है CAMP में इन द प्रेजेंस ऑफ एडेनाइल साइक्लेज। ठीक है, अब CAMP जो हमारा होता है ये कन्वर्ट हो जाता है 5AMP में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो डायस्टेरेज। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे वो चीजें तो मैंने बताई थी कि बीटा टू एगोनिस्ट क्या कराते हैं, ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। कैसे? क्योंकि ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, ये चीजें मैंने बता दी थी। अब यहाँ पर अब इनका भी अंदर क्या एक्शन चलता है वो यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो देखो जो CAMP होता है हमारा, CAMP कराता है ब्रोंको डायलेशन। तो ये एस्थमा में अच्छा है बुरा है ये बताओ मुझे। अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। अच्छा होगा। तो क्या हमें CMP चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। ठीक है, अब देखो जो हमारी ड्रग्स होती हैं बीटा टू एगोनिस्ट, ये यहाँ पर काम करती हैं। ये क्या करती हैं, ये और ज्यादा CMP बनाती हैं। ठीक है, अब CMP ज्यादा बनेगा तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो बीटा टू एगोनिस्ट स्टिमुलेट, ध्यान से सुनते रहना, स्टिमुलेट बीटा टू रिसेप्टर्स। ठीक है, हमें पता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। अब स्टिमुलेट बीटा टू रिसेप्टर्स जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज CAMP फॉर्मेशन इन ब्रोंकियल मसल सेल। और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। मैंने क्या बोला, ATP कन्वर्ट होता है CAMP में। CAMP अभी इतना तक देखो सर, CAMP क्या कराता है, ब्रोंको डायलेशन कराता है। अब बीटा टू एगोनिस्ट जो है वो एडिनाइल साइक्लेज का प्रोडक्शन बढ़ाता है या फिर इस प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये बीटा टू रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है और ज्यादा से ज्यादा CAMP बनाता है। अब CAMP ज्यादा बनाना है तो हमें बीटा टू एगोनिस्ट देने होंगे। ठीक है, तो बीटा टू एगोनिस्ट क्या करेंगे, CAMP ज्यादा बनाएंगे और क्या कराएंगे, ब्रोंको डायलेशन कराएंगे। अब देखो आगे की बात। अब जो CAMP है इसको एक एंजाइम होता है फॉस्फोडाइएस्टेरेज, जिसे PDE बोला जाता है। PDE आगे चल के कन्वर्ट कर देता है 5AMP में। ठीक है, अब अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अच्छी चीज है बुरी चीज है अस्थमा में? बुरी चीज। बुरी चीज है, क्योंकि हमें CAMP चाहिए, CAMP ब्रोंको डायलेशन कराएगा, है ना। अब ये फॉस्फोडाइएस्टेरेज को इनहिबिट करने के लिए एक ड्रग होती है जिसे बोला जाता है, जिन्हें बोला जाता है मिथाइल रेंथीन। ठीक है, अगर हम मिथाइल रेंथीन दे देंगे तो फॉस्फोडाइएस्टेरेज इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, और फॉस्फोडाइएस्टेरेज इनहिबिट हो जाएगा तो CAMP कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और CAMP बना रहेगा। ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो मिथाइल रेंथीन्स क्या करते हैं,
इनहिबिट PDE फॉस्फोडाइस्टेरेज एंजाइम, और जिस वजह से क्या होगा, CAMP बढ़ जाएगा, ठीक, और जिसकी वजह से फिर से अगेन ब्रोंको डायलेशन। ये बात समझ आई सभी को? बताओ। जी बॉस। यस बॉस। रिपीट करनी है तो भी बता दो, किसी को नहीं आई हो। अनुजा समझ आई? क्लियर है इतना? जी बॉस। ठीक है। अब देखो, अब वापस से हम वहां पर आते हैं अपनी स्लाइड पे। क्या बोल रहा है देखो, एड्रेनर्जिक ड्रग्स कॉजेज ब्रोंकोडायलेशन। देखो यहीं पे देख लो, एड्रेनर्जिक ड्रग्स कॉजेज ब्रोंकोडायलेशन थ्रू बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, जिस वजह से क्या होगा, CAMP ज्यादा बनेगा इन ब्रोंकियल मसल सेल्स, और जिसकी वजह से क्या होगा, रिलैक्सेशन यानी ब्रोंकोडायलेशन होगा, ठीक है। इन एडिशन इंक्रीज CAMP इन मास्ट सेल्स एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स डिक्रीजेस मीडिएटर रिलीज। ये छोड़ो, ये काम की बात नहीं है। आपको इतना ही याद रखना है कि जो हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती हैं, यानी बीटा 2 एगोनिस्ट जो होती हैं, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं, जिस वजह से क्या होता है, CAMP ज्यादा बनेगा, CAMP ज्यादा बनेगा, और CAMP क्या करा रहा था, ब्रोंको डायलेशन करा रहा था, ठीक है। तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कैसे एक्ट करती हैं, ठीक है। अब सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स में क्या क्या आती हैं, तो देखो पहली हमने देखी थी साल्ब्यूटामॉल, ठीक है। साल्ब्यूटामॉल जो होती है ये हाईली सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, ठीक है। मैंने बताया था बीटा रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, बीटा 1 बीटा 2। तो ये क्या होती है, हाईली सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है। तो ये हार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, सिर्फ और सिर्फ कहाँ डालेगी, लंग्स पर इफेक्ट डालेगी। मैंने बताया था जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्ट में होते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्डियक साइड इफेक्ट आने के भी कम चांसेस रहते हैं इस वजह से। अब जिसका ऑनसेट होता है एक्शन का, वो इसको ना इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है मोस्ट कॉमनली, और इनहेलेशन से इसका जो इफेक्ट होता है ना, कम से कम 5 मिनट में आ जाता है, विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। विद इन 5 मिनट्स ये क्या शो करती है, ब्रोंको डायलेशन शो करती है, ठीक है। तो इसको अब देखो, क्योंकि ये क्या है, साबा के अंदर आती है, शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो हम इसको कब दे सकते हैं, जब हमें एकदम से अटैक को टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो सडन अटैक में हम इसको दे सकते हैं। अब एक्शन लास्ट फॉर 2 to 4 hours, लेकिन इसका जो एक्शन है वो कितना घंटे टिक रहा है, सिर्फ 2 से 4 घंटे टिक रहा है। तो हम इसको क्या है, अगर हमें राउंड द क्लॉक प्रोफाइलेक्सिस देना है, अगर हमें बचाव के तौर पे देना है कि दोबारा से अटैक ना आए, तो हम इसको नहीं दे सकते, क्योंकि देखो 2 से 4 घंटे में ही ये खत्म हो जा रही है, ठीक है, इसका इफेक्ट खत्म हो जा रहा है। तो ये चीज हमने देखी। अब इसकी डोज कितनी रहती है, देखो 2 से 4 mg ओरल रहती है, 0.25 से 0.5 mg रहती है, इंजेक्शन आता है इसका, 100 से 200 माइक्रोग्राम इसको इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। तो डोजेस तो आप लोगों को अभी याद नहीं होगी, जब प्रैक्टिस करोगे, जब जाओगे देखोगे हॉस्पिटल में, तब ये चीजें याद रहती हैं। अभी के लिए ये याद रखो कि साल्ब्यूटामॉल क्या है, एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है, और ये क्या होती है, विद इन 5 मिनट्स एक्ट करती है। इसका जो एक्शन है ये 2 से 4 घंटे तक होता है, इसे हम सडन अटैक के केस में दे सकते हैं। अब आगे देखो, ये देखो मैंने बताया था एस्थेलिन नाम से आता है, ठीक है, एस्थेलिन 100 माइक्रोग्राम पर डोज साल्ब्यूटामॉल इनहेलेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही देखो एस्थामिट्स नाम से आता है साल्ब्यूटामॉल इंजेक्शन 0.5 mg पर ml, तो ये दिखा दिया। अब देखो अगला है मिथाइल जेनथीन्स, देखो मैंने यहाँ पे ही बताया था, ठीक है। मिथाइल जेनथीन्स क्या कर रहे हैं, जो PDE एंजाइम है, फॉस्फोडाइस्टेरेज एंजाइम है, इसको इनहिबिट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, CAMP आगे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा 5 AMP में, और जो CAMP है उसका फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, और जिस वजह से क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन होगा। अभी मिथाइल जेनथीन्स में क्या क्या चीजें आ रही थी, तो मिथाइल जेनथीन्स में आता थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, कोलिन, ठीक है। देखो थियोफाइलिन एंड इट्स कंपाउंड हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एस्थमा। अब थियोफाइलिन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, देखा होगा आपने, डेरिफाइलिन नाम से भी आता है, यहाँ पे दिखा भी रखा है। SR का मतलब यहाँ पे होता है सस्टेन रिलीज,
ठीक है, याद रखना है इसे। कई सारी टैबलेट्स में लिखा होता है सस्टेन रिलीज, काफी लंबे समय तक रिलीज होती है। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। अब ये जो थियोफाइलिन है या फिर जो मिथाइल जेंथीन्स हैं, बेस्ट तो क्या है, बीटा टू एगोनिस्ट बेस्ट है। ठीक है, और ये जो मिथाइल जेंथीन्स होते हैं ये लेस एफिकेशियस होते हैं इन कंपैरिजन टू बीटा टू एगोनिस्ट। ठीक है, इस चीज को लिख लो कि लेस एफिकेशियस है ये। ठीक है, लेस एफिकेशियस है, लेकिन अगर इनको बीटा टू एगोनिस्ट के साथ दिया जाता है तो इनका इफेक्ट अच्छा देखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको किसके साथ देंगे, बीटा टू एगोनिस्ट के साथ देंगे, साल्ब्यूटामॉल के साथ देंगे अगर थियोफाइलिन को, तो ये अच्छा इफेक्ट दिखाता है, इनका साथ में एक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता ही दिया है कि कैसे एक्ट करेंगे, पीडीई को इनहिबिट करके। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर भी लिख रखा है, ये केडीटी का जो इमेज है केडीटी से। तो देखो, 3 distinct cellular action of methyl xanthines have been defined, release of calcium from sarcoplasmic reticulum। ये फालतू की बात है, यहाँ पे देखो एटीपी जो है वो सीएमपी में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एडेनाइल साइक्लेज। ठीक है, और ये पीडी फॉस्फोडाइस्टेरेज की प्रेजेंस में बाद में कन्वर्ट हो जा रहा है 5 एएमपी में। ठीक है, तो अगर हमें फॉस्फोडाइस्टेरेज को रोकना है तो हम क्या देते हैं, मिथाइल xanthines देते हैं। और अगर हमें ये प्रोसेस बढ़ानी है, ठीक है, इतनी वाली प्रोसेस बढ़ानी है, तो हम क्या देते हैं, यहाँ पे बीटा टू एगोनिस्ट देते हैं। ठीक है, इतना ही चीज याद रखनी है, ज्यादा डीप नहीं जाना। अब देखो यहाँ पर थियोएस्थेलिन दिखा रही है, सैल्ब्यूटामॉल और थियोफाइलिन साथ में। ठीक है, साथ में मैंने बताया कि इनका एक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, थियोएस्थेलिन नाम से आती है, थीवेल नाम से भी आती है मार्केट में, THEWELL। ठीक है, अब देखो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, तो मैंने बताया था 2 तरह के जो रिसेप्टर्स थे, एक थे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, एक थे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या करा रहे थे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे थे। अब हमें एंटी कोलिनर्जिक अगर हम देंगे तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या आता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आता है। ये क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है, इसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, 4 to 6 आवर्स इसकी ड्यूरेशन रहती है। अगला आता है टायोट्रोपियम। ठीक है, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये भी क्या है, ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, इसकी ड्यूरेशन रहती है 24 आवर्स। ठीक है, और ये जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं इन्हें ज्यादातर दिया जाता है इनहेलेशनल रूट के थ्रू। ठीक है, जो इप्राट्रोपियम मैंने बताया था, जो डुओलिन होता है उसमें मैंने बताया था कि साल्ब्यूटामॉल होता है, साथ में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, इसको कैसे दे रहे हैं, इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाऊंगी किसी दिन। तो ये क्या है, ये भी लेस एफिकेशियस है देन बीटा टू एगोनिस्ट। ठीक है, इनको कैसे दिया जाएगा, देखो लॉन्ग एक्टिंग है तो इनको प्रोफाइलेक्सिस के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, और सीओपीडी के केस में इसे दिया जाता है, पेशेंट्स ऑफ एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, पीओपीडी, साइकोजेनिक एस्थमा है, तो इन कंडीशंस में जो होते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स अच्छा एक्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिखा रखा है देखो, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इसके साथ क्या है, साल्ब्यूटामॉल है जो कि बीटा टू एगोनिस्ट था। देखो डुओलिन मैंने बताया, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है इसमें, और लीवोसाल्ब्यूटामॉल है। ठीक है, अब लीवो डेक्स्ट्रो रोटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ नहीं है, बस साल्ब्यूटामॉल याद रखना। अब आ गए हमारे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। इसका पूरा मैं बता चुकी हूँ कैसे ये काम करते हैं, है ना, कि जो हमारा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कॉक्स लॉक्स। जो लॉक्स पाथवे है वो ल्यूकोट्राइन्स बनाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर हम ब्रोंको डायलेशन कराना चाहते हैं तो हम ल्यूकोट्राइन को इनहिबिट कर दें। तो इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो मॉन्टेल्यूकास, दापेल्यूकास। ठीक है, मॉन्टेल एलसी, इसमें क्या है, लीवोसिट्राजीन भी, एंटी हिस्टामिनिक भी ऐड कर देते हैं। तो क्या ये एंटी हिस्टामिनिक क्यों ऐड करी जाती हैं, क्योंकि मैंने बताया था जो मास्ट सेल है वो क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है, जिस वजह से क्या होता है, एपिसोड्स आते हैं। ठीक है, हिस्टामिन भी क्या है, एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, इन्फ्लेमेटरी सेल से रिलीज होने वाली चीज है। ठीक है, तो उस वजह से भी क्या होता है, एस्थमेटिक एपिसोड आते हैं। तो हम क्या करते हैं, मॉन्टेल्यूकास जो कि ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है वो भी दे देते हैं, और साथ ही साथ एंटी हिस्टामिनिक भी दे देते हैं। ठीक है, तो इतना हमने देखा। आगे चलते हैं, मॉन्टेल्यूकास, दापेल्यूकास। तो
को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दो तरह के स्टेरॉइड होते हैं, एक होता है सिस्टेमिक, एक होता है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस बॉस। जी बॉस। जी बॉस। मेरे को ना एक कॉल आ रहा है, इसके बाद कल करते हैं, ठीक है? यस बॉस। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? चलो, कोई भी डाउट होगा पूछ लेना।